Hey everyone, welcome to Your Education। और हम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। हालांकि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे यूपीएससी सीएसई या यूपी पीएससी या आरएएस या बीपीएससी इन शॉर्ट या एसएससी सीजीएल में भी, जहाँ पे भी अगर आपका ये मतलब आर्ट एंड कल्चर से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था और आपको थंबनेल से और टाइटल से आइडिया भी लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उस क्लास को हम ये रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक, तो पहला सवाल है कि भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जावा द्वीप की प्राचीन लिपि कावी का आधार खरोष्टी लिपि है। तो जैसे मैंने बताया था कि जावा द्वीप में आपको कावी लिपि के जो पांडुलिपियां मिलती हैं कावी लिपि में, उसका ये जो कावी लिपि है इसका आधार खरोष्टी नहीं है बल्कि क्या है, ब्राह्मी। ठीक, तो इसलिए ये कथन हो जाता है आपका गलत। तो जो पहला ही गलत हो गया तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सीधा सीधा दूसरा और तीसरा। ठीक, ये भी देख लेते हैं। थाईलैंड श्याम, जैसे मैंने बताया था कि श्याम क्या है, थाईलैंड का पुराना नाम। में नगरों के नाम संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते हैं और यहाँ अमरावती शैली के कला के नमूने मिले हैं। तो जैसे मैंने बताया था ना कि वहाँ पे जो दुर्गावती वगैरह जो शहर हैं उनके नाम संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते हैं, तो ये भी सही है। अरबी लेखक अल बरूनी ने भी उस स्वर्ण द्वीप का उल्लेख किया है जहाँ भारतीय व्यापारी जाते थे। तो ये मैंने बताया था कि भारतीय जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य, उसमें इसका स्वर्ण द्वीप का उल्लेख मिलता है। बौद्ध जातक कथाएं जो हैं, बौद्ध जातक कथाओं में ऐसा है कि मरुकक्ष नाम से वर्णित है, जिसको आप अम, भड़ौच, वर्तमान भड़ौच गुजरात से पहचानते हैं। ठीक, तो उसका उल्लेख किया गया है। तो अरबी लेखक अलबरूनी ने भी स्वर्णद्वीप का उल्लेख किया है, स्वर्ण भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में जो है, ये इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण सूर्यवर्मन प्रथम ने कराया था। तो मैंने बताया था कि भगवान शिव को नहीं, भगवान विष्णु को समर्पित है। सूर्यवर्मन प्रथम नहीं, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। और ये किस वंश से संबंधित था, तो ये था आपका खेमर वंश। ठीक है, खेमर वंश से संबंधित था। तो पहला कथन गलत। तो फिर से ये गलत, ये गलत, ये गलत, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। इसकी स्थापत्य कला में चोल वास्तुकला की विशेषताओं के साथ स्थानीय शैली की विशेषता भी प्रदर्शित होती है। तो मैंने बताया था ये चीज। अच्छा, कुछ पॉइंट मिस रह गया हो तो इसमें आपको वो नई जानकारी मिल रही हो तो ऐसा मत सोचना कि नहीं वो नहीं कराया। तो बस उस जानकारी को आप नया सीख लीजिए। दूसरा क्या है कि अगर कोई चीज वहां मैंने जो पढ़ाई और उसका यहाँ इन क्वेश्चंस में रिवीजन ना हो तो ऐसा मत सोचना कि अरे उसका तो रिवीजन ही नहीं कराया, क्योंकि अगर मैं हर पॉइंट को वापस से रिवाइज कराऊंगा तो फिर तो पूरी क्लास ही वापस से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि मंदिर की दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है जिसमें असुर और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य प्रमुख है। तो समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है और रामायण का भी अंकन किया गया है। ठीक, और ऐसा बाफवान का जो मंदिर है यशोधरापुरम में, वहां पे भी यही चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक, अगला सवाल। श्रीलंका में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन से सही है। बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद श्रीलंका में दीपवंश और महावंश जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्रोत विकसित हुए। ये बात एकदम ठीक है, याद रखनी है आपको। अगला है कि श्रीलंका के सिगरिया नामक गुफा से प्राप्त चित्रकलाएं पूर्ण रूप से अजंता की चित्रकला शैली से प्रभावित है। तो मैंने बताया था आपको कि सिगरिया नामक गुफा से जो प्राप्त चित्रकला है वो आपकी अमरावती शैली से प्रभावित है, ना कि अजंता से। ठीक, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 9वीं सदी में चोल काल के दौरान उत्तरी श्रीलंका में हिंदू धर्म और तमिल भाषा का प्रसार हुआ। तो ये मैंने भी बोला भी था कि मैंने इस तरह भारत का जो सांस्कृतिक प्रसार विदेशों में हुआ है।
तो इसमें दूसरा वाला केवल गलत है और पहला और दूसरा सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को हिसाब से अपना आंसर चुनना है। तो ये क्षेत्र है और भारतीय प्रभाव से संबंधित तथ्य है। अब देखो इसमें से वो चीज याद करो जो सबसे पहले मैंने आपको बताई हो। पेगन की राजधानी, ये जो जो पेगन राजधानी है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। एक अनिरुद्ध नामक शासक था, ठीक है। और यहीं पेगन में कौन सा आनंद मंदिर भी है, ये भी मैंने बताया था। स्वेडन पगोड़ा है, जो अनिरुद्ध शासक द्वारा बनवाया गया। ठीक, तो ये कहाँ है? वर्मा से। तो डी का 1, तो A2 ये या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, क्योंकि बी और सी तो नहीं होंगे। अगला है कि बोरोबदूर स्तूप के बारे में मैंने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, और जो कहाँ है? इंडोनेशिया, जावा द्वीप पर। तो बी का हो गया क्या? 4। तो इसमें ए वाला आंसर आपका सही हो जाता है। अब बाकी को आप चेक कर सकते हो कि कंबोडिया, कंबोज, ए का 2। भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रेय ब्राह्मण, कौंडिन्य को, और जो एक और बचा ना, वियतनाम चंपा, सी का 3, यानी कि शिव, गणेश और लोकेश्वर की आराधना करने वाले चाम निवासी। तो मैंने बताया भी था कि वियतनाम चंपा और यहाँ के निवासियों को प्राचीन जो साहित्य है उसमें चाम कहा गया है। ये वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा है, कंबोडिया का कंबोज है, और मलेशिया का मलय द्वीप। इसके अलावा एक और था ना, अभी बताया तो था, ऊपर था शायद, हाँ, थाईलैंड, थाईलैंड का श्याम। ठीक, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें भी सूची और मंदिर स्मारक और स्थान विशेषताओं के संदर्भ में आपको मिलान करना है। तो इसमें देखिए आनंद मंदिर, जो कि मैंने अभी बताया आपको, कहाँ है? बर्मा। पेगन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण। तो ए का 2 किस में है? इसमें है और इसमें है। ये फिर से गलत हो गए, बी और सी। प्रबनन मंदिर, ये मैंने बताया था आपको, भगवान शिव से संबंधित है। और कहाँ है? अब भगवान शिव को समर्पित इंडोनेशिया, जावा द्वीप पर। तो ये बी का 3, यहीं से आपका आंसर आ गया। मायसन मंदिर, ये भी भगवान शिव को समर्पित है और ये वियतनाम में है। ठीक है, चंपा क्षेत्र लगभग 200 अवशेषों में से प्रमुख। यहाँ पे लगभग 200 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और तक्कोल, इसके बारे में नहीं मैंने बताया था, तो इसको अभी आप जान लीजिए कि डी का क्या है? 1। मलेशिया सुदूर पूर्व में भारतीय संस्कृति का प्रवेश द्वार। मलेशिया को ये कहा जाता है, ठीक है, मलय द्वीप, जिसका पुराना नाम है, इसको भारतीय संस्कृति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संस्कृति का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मलेशिया को। ठीक, अब बढ़ते हैं आज के मुद्दे पे। तो पिछली वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति क्या होती है उस और सभ्यता क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया था। अब यहाँ हम जानेंगे हम कि विरासत क्या होती है, विरासत का अर्थ क्या होता है और उसके प्रकार कैसे होते हैं। प्राकृतिक विरासत कौन सी होती है, सांस्कृतिक विरासत कौन सी होती है, अमूर्त और उसमें मूर्त, जो भी क्लासिफिकेशन है उसको समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि संरक्षण में चुनौतियां क्या हैं और संरक्षण के उपाय क्या हैं। बेसिकली आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका संरक्षण के उपाय, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यूनेस्को से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उसी का पार्ट है। ठीक, अब देखो अर्थ में विरासत उसको कहते हैं जो आपको तो पूर्वजों से जो आपको प्राप्त होती है। ठीक, अब ये पूर्वजों से प्राप्त होती है आपको, और जिसका भविष्य के लिए संरक्षण आवश्यक होता है। और सरल भाषा में कहूं तो संस्कृति जो आपको पूर्वजों से प्राप्त हुई, और संस्कृति में मूर्त अमूर्त दोनों तत्व मैंने बताए थे। तो वो भौतिक, जिसमें आपकी बिल्डिंग्स वगैरह आ जाएंगी, मंदिर आ जाएंगे। ठीक, अभौतिक
जिसमें आपके सॉरी तो अभौतिक में क्या आता है आपका? अभौतिक में आती है आपकी परंपराएं, रीति रिवाज। ठीक, तो ये सब आपको प्राप्त होते हैं पूर्वजों से। अब क्या सभी जो भी मतलब बिल्डिंग्स हैं, जो भी आपकी पौराणिक सॉरी प्राचीन चीजें हैं, क्या वो सभी हो जाती हैं विरासत? तो नहीं। विरासत केवल वही होती है जिनका कोई ऐतिहासिक, कलात्मक या वैज्ञानिक महत्व होता है। ठीक, और सरल भाषा में ऐसी चीजें जिनका जो मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए अमूल्य हो। ठीक, ये चीजें आपकी विरासत कहलाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि विरासत क्या है, लगभग थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि विरासत क्या होती है। अब विरासत दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है आपकी प्राकृतिक, ठीक, दूसरी होती है सांस्कृतिक। प्राकृतिक विरासत में क्या होता है कि जैसे आपकी झील हैं, नदियां हैं और समुद्र हैं, जो ये मान लो मतलब जो भी प्राकृतिक रूप से हैं, पहाड़ हैं, तो वो सब क्या होते हैं? आपकी प्राकृतिक विरासत होते हैं। सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? सांस्कृतिक विरासत होती है, जैसे मैंने बताया ना कि उसमें दो तरह की विरासत होती है। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था इस चीज का कि अमूर्त में क्या आएंगे आपके? रीति रिवाज, परंपरा, जिनको आप छू नहीं सकते हैं। और मूर्त में क्या आएंगे? जिनको आप छू सकते हो। जैसे मंदिर हो गए आपके, ठीक है, मठ हैं, ये और भी ऐसी चीजें जिनको आप छू सकते हो। तो ये आपकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दो प्रकार की विरासत होती है। इतना ही आपके लिए काफी है कि मतलब ये विरासत कुछ होता है, इस तरह की चीज होती है। देखो, विरासत का संरक्षण इसलिए जरूरी होता है कि विरासत आपको आपके मूल्यों से जोड़ती है। मान लो कि जैसे और ये कोई चीज बनाई गई पहले, ठीक है, इसका कोई सांस्कृतिक महत्व हो। इसका सांस्कृतिक महत्व कब होगा? ये आज मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकता हूँ, ठीक है, ये बिल्डिंग इतनी छोटी है, तो कायदे से देखा जाए तो इसका मूल्य ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। पर है क्या ना कि इसने उस समय की सभ्यता को उस स्तर पर प्रभावित किया हो, ठीक है, एक विशेष स्तर पर प्रभावित किया हो, तब ये आज के समय में क्या होगी हमारे लिए? विरासत बन पाएगी। हालांकि आज मैं जैसे बात करें कि आज हम क्या कर सकते हैं कि मशीनों की सहायता से इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना सकते हैं। कल जैसे कुतुब मीनार का एग्जांपल ले सकते हो, आप ताजमहल का एग्जांपल ले सकते हो। आज आप बना नहीं सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। पर ये जो होती है ना, ये विरासत वही होती है कि जो आपको प्रेरित करती है, एक प्रेरणा स्रोत होती है जो मानव कौशल को दर्शाती है, जो ये दिखाती है कि मानव अपने पुरुषार्थ से क्या कर सकता है बिना मशीनी सहायता से भी। ठीक, तो उनको आप विरासत कहते हो, जो एक प्रेरणा का स्रोत होती है, जो मानव के कौशल, मानव के पुरुषार्थ का प्रतीक बनती है। ठीक, तो इस तरह इसलिए विरासत का संरक्षण भी आवश्यक होता है। अब विरासत का संरक्षण करना है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चुनौतियां भी हैं। तो यही चीज हम जैसे पढ़ेंगे कि विरासत का संरक्षण और विरासत की संरक्षण में चुनौतियां। अब देखो, चुनौतियों में क्या है कि अब कोई मॉन्यूमेंट है, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, कुछ लोग जाते हैं और एकदम अपना ऐसे दिल विल बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे एकदम, तीर वीर सब। तो उससे क्या होता है? उसका नुकसान करते हैं आप विरासत का। प्राकृतिक जो विरासत है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ता प्रदूषण है। ठीक, बढ़ती जनसंख्या, उसके कारण होने वाला प्रदूषण, और कुछ मनुष्यों की ऐसी हरकतें भी हैं कि जो अ, उसको नुकसान करते रहते हैं। जैसे कोई पेड़ है जिसका सांस्कृतिक महत्व है, छाल छील डाल रहे हैं उसकी एकदम, ठीक, और कोई बिल्डिंग है तो उसमें मैंने जैसे कहा कि वहां जाके एकदम खरोंच दिया पूरा, उसमें ऐसे दिल विल बना दिया, अपना नाम लिख दिया, दिस लव दिस। वो सब उससे क्या होता है कि अ, आपकी विरासत का नुकसान पहुंचता है उसको।
ठीक है। सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचता है, जैसे बढ़ता भाषावाद, बढ़ता क्षेत्रवाद। आजकल आप देख ही रहे होगे, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो इससे आपकी जो भारत की जो संस्कृति है कि सबको समाहित कर लेती है, जो ठीक ठीक है, उसको क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है ना। तो इस तरह की चुनौतियां हैं। अच्छा, इसमें उपाय क्या क्या हैं वो देखेंगे। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे। ठीक। तो दो तरह के उपाय हैं, एक तो संवैधानिक उपाय है और एक दूसरा अन्य उपाय हैं जो विभिन्न एक्टों के माध्यम से किए गए। संवैधानिक उपाय में जैसे आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। अच्छा, इनकी लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में एक बार पढ़वा देता हूँ मैं, सरल भाषा में और समझा दूँ। जैसे आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part of thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। सरल भाषा में ये कहता है कि भारत का जो भी नागरिक है, ठीक है, नागरिक, ये बात आपको याद रखनी है। 15, 16, 29, 30, ये शायद 29, 30, हाँ यही। 15, 16, 19, 29, 30, ये सभी सिर्फ नागरिकों के लिए है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा पॉलिटी का चीज है ये, सॉरी। तो ये कहता है कि भारत के सॉरी, भारत का जो भी नागरिक हैं, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा को, अपने कल्चर को, ठीक है, जो भी उनकी लिपि है उसको कंजर्व कर सकते हैं। उनके पास ये उसके संरक्षण करने का अधिकार है। ठीक। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल करता है, तो ये 29, इतना याद रखना है। ऐसे ही ये वाला छोड़ दो, इसमें इसका मतलब नहीं है, ये फिर पॉलिटी कोर। 30वां जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ऐसा करने के लिए जो संरक्षण की बात हम करते हैं, उसी में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institutions, all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। मतलब ये अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है क्या करने का, अपनी पसंद के वैसे शिक्षण संस्थान स्थापित करने का, जिससे उनके अपने इन चीजों को, जो मैंने बताया ना, अपने कल्चर को वो प्रिजर्व कर सकें, ठीक है, उसको सेफ गार्ड कर सकें। ठीक। तो और माइनॉरिटीज किस बेस पे हैं, रिलीजन या लैंग्वेज बेस पे, ठीक है, धार्मिक और भाषाई आधार पर, दो आधार पर आपका संविधान अल्पसंख्यक को पहचान देता है। ठीक। ऐसे ही कुछ डीपीएसपी हैं, जैसे आर्टिकल 49 ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब कुल मिला के बात ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी को, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी को बताता है कि राज्य क्या करेगा, ऐसे जो स्मारक हैं जिनका सांस्कृतिक महत्व है, उनको क्या करेगा, सेफ गार्ड करेगा। ये आर्टिकल 49 कहता है। ऐसे ही जो जनता के लिए मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में इस तरह की बातें भी की गई हैं जिनका संबंध विरासत के संरक्षण से है। जैसे कि 51 ए में ई जो है वो कहता है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। जैसे मैंने कहा ना कि भारत की एक जो संस्कृति है वो कैसी है, सबको समाहित कर लेने वाली है। ठीक। यहाँ सभी के लिए जगह बन जाती है अपने आप। तो ये ई क्या कहता है कि
यही चीज करेंगे, सभी भारतीयों का ये कर्तव्य होगा कि आपसी भाईचारे को बढ़ाएं। ठीक। और उन प्रैक्टिसेस का त्याग करें, उन प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरोधी हैं। ठीक है? तो ये इस बारे में है। ऐसे ही इसी में एफ आर्टिकल 51 एफ सॉरी 51 ए एफ में लिखा हुआ है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। मतलब हम अपने कंपोजिट कल्चर को क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ऐसे ही जी में ये लिखा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। मतलब सभी लिविंग क्रीचर्स के लिए आपके मन में दया हो, और जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं जिनका आप उपभोग करते हैं, नदी हैं, आपके झील हैं, ठीक है, वन है, उनका आप संरक्षण करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण को बचा के रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि खुद ही सब एकदम पूरा उसका नाश कर दें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी बचे नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो डीपीएसपी में हैं। 49 कौन कौन से हो गए? 49 हो गया, 51 हो गया, 51 ए मतलब, और इसमें ई है, एफ है और जी है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गए संवैधानिक उपाय। इसके इतर जो चीजें हैं, एएमए एसआर एक्ट 1958, इसका हिंदी में मतलब ये है कि, रुको एक सेकंड मैं लिख ही देता हूँ उसका पूरा। प्राचीन संस्मारक संस्मारक, ठीक, तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, ये इसका नाम है। और नाम से ही बाकी सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। प्राचीन संस्मारक, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड जो आर्कोलॉजिकल प्लेसेस हैं, उनका इसमें क्या होगा कि संरक्षण किया जाएगा। यही आपका एएसआई को पावर देता है। ठीक। और यही क्या करता है कि पुरातात्विक खनन उसको नियंत्रित करता है। मतलब भारत सरकार की परमिशन के बिना कोई भी ऐसा नहीं कल को उठ के एकदम खुदाई वुदाई करने लगे कि चलो लाओ खुदाई कर लेते हैं आर्कोलॉजिकल साइट। उसके लिए भारत सरकार की परमिशन जरूरी होगी। यही कहता है कि 100 मीटर्स जो एरिया होगा किसी आर्कोलॉजिकल साइट के आसपास, वहां पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन एकदम पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है। और 200 मीटर्स एरिया में क्या होगा, आपको परमिशन चाहिए। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। और ये जो है वो 1904 में कर्जन के टाइम पे एक लॉ आया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1904 का है ये। तो उसी का ये विस्तार है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मतलब एग्जैक्ट ऐसे पूरा रटना नहीं है, बस याद रहे कि इस तरह के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं संस्कृति और सभ्यता, आपकी जो विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए। अगला है द एंटीक एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। ये क्या करता है कि ये प्रतिबंधित करता है व्यापार किसका, जो जैसे, हाँ ये करता है मूवेबल विरासत, मूवेबल हेरिटेज। इसमें क्या आती हैं, आपकी पांडुलिपियां होती है ना, वो सब मतलब ऐसी चीजें जिनको आप मूव करके ले जा सकते हो, तो उनको क्या है, उनका निर्यात और उनका ट्रेड, ये दोनों क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है। तो इसका भी आपको याद रखना है कि एंटीक एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 का है। इसके अलावा जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, ये क्या करता है, वन्य जीवों के लिए संरक्षण प्रदान करता है।
क्योंकि लिखा है ना पूरा, ये सब आपकी संस्कृति का भाग है। ऐसे ही क्या होते हैं कि कुछ स्कीम्स भारत सरकार चलाती है, जैसे कि कुछ स्कीम्स हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो होगी आपकी हृदय, नाम इन सबका, दूसरी है प्रसाद। नाम इनका इंग्लिश में है, लेकिन इनका फुल फॉर्म पर मतलब पूरा, सॉरी हिंदी में है, और पूरा फुल फॉर्म फिर इंग्लिश में है, बहुत लंबे लंबे फुल फॉर्म है। जैसे हृदय का ये हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ऐसा कुछ करके है। तो ये आपको याद रखना है कि हृदय कब की है, 2015 में। इसमें क्या किया गया था कि जैसे इसमें कि 12 जो शहर हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा वगैरह, उनका क्या है कि एकदम पूरे फिर से उनको वापस संस्कृति के हृदय के रूप में स्थापित करना है। तो ठीक है, तो इन 12 शहरों का उत्थान से संबंधित थी। प्रसाद क्या थी? प्रसाद से तीर्थ स्थलों के विकास से संबंधित। ठीक है, ये भी 2014-15 की योजना है। ऐसे ही एक योजना और है, स्मारक मित्र योजना। तो ये भी क्या है, स्मारकों का संरक्षण कर पाए आप, ठीक है, इसलिए है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो संरक्षण करने के जो संवैधानिक उपाय वो हमने पढ़े, 29, 30 जो मौलिक अधिकारों में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा डीपीएसमी में हमने पढ़े कौन से, एक तो आपका 49 था जिसमें राज्य की जिम्मेदारी है, 51A, ठीक है, जिसमें किसकी जिम्मेदारी है, आपकी, जनता की। इसमें ई था, एफ था, जी था। ठीक, तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रहने चाहिए, इससे संबंधित तो कम से कम ये चीजें याद रहनी चाहिए। एक और चीज है कि यूनेस्को भी इसी से संबंधित है, तो उसको भी आप यहीं लिख लो एक से। देखो, यूनेस्को यूनेस्को क्या करती है, आपने आपको ये पता होगा कि अ, विरासत स्थलों की सूची जारी करती है, विश्व विरासत स्थल। सबसे पहले तो उस सूची से हो क्या जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका वैश्विक सहयोग प्राप्त होगा आपको। ठीक है, वैश्विक स्तर पर आपको पहचान मिलती है, संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता भी मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। ठीक, और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946। ये चीजें तो आपको यूनेस्को के बारे में पता ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो लेटेस्ट जो यूनेस्को साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? 41, 41वीं शांति निकेतन, 42 होयसल मंदिर, 43 अहोम राजवंश कब्रिस्तान, ये इसको चराय मोइदम कहते हैं, मोइदम। ठीक, और 44th पे है मराठा सैन्य परिदृश्य, मतलब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ऐसा नाम है। अच्छा, इसमें एक याद रखना कि इसमें से एक जो है वो तमिलनाडु में है, बाकी सब महाराष्ट्र में है। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बाहर हो। ठीक है, एक किला आपका, उसका नाम है जिंजी किला। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी विरासत के संरक्षण से संबंधित हो गई। ठीक, अब एक चीज़ और देखते हैं। हाँ, तो बस इतना ही काफ़ी है इसमें, और बाकी फिर अगले में हम, बहुत लंबी लंबी मैं क्लासेस नहीं रखूंगा। अ, अगले में हम स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, स्तूप क्या होता है, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इस क्लास का हम रिवीजन के भी कुछ क्वेश्चंस शुरू में कर लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।